तो चलिए लेक्चर नंबर 5 सेम चैप्टर का, ठीक है ना, सेम चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है, थोड़ा आगे आया है। अच्छा, तो आज जो टॉपिक का नाम रहेगा वो रहेगा रोल ऑफ फिलोसफर्स। हमने देखा इसमें कि सर एक सेक्शन था सोसाइटी में जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने रेवोल्यूशन को असल में लाया। वो कौन से थे? मिडिल क्लास। वेरी गुड। वो ग्रो हुए थे, हमने उसका रीजन भी देखा वो क्यों ग्रो हुए थे। लेकिन जो मिडिल क्लास थे ना सर, इसमें हमें अब देखना है कि मिडिल क्लास जो थे ना वो इन्फ्लुएंस किससे हुए, सर इंस्पिरेशन कहां से मिली। तो हमने देखा था फिलोसफर्स का एक जो है बहुत ही बड़ा रोल था उधर। तो फिलोसफर्स का आज हमें पढ़ना है कि उनका क्या रोल था, ठीक है। तो फिलोसफर्स में सबसे पहले आप देखोगे जो हमने देखा कि 2-3 फिलोसफर्स की यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने दी है। जैसे पहला फिलोसफर है जॉन लॉक, दूसरा है जेन जैकस रूसियो या रूसियो इसको बोलते हैं, मॉन्टेस्क्यू और तीसरा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो आपको नोट डाउन करनी है। यू हैव टू राइट डाउन द बुक्स और द ट्रीटीज written down by these philosophers and what was the main idea behind that, ठीक है ना। आइडिया क्या था उसके पीछे लिखने का और बुक्स के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है। इसको हम समझेंगे। तो पहला तो जॉन लॉक जो है, जॉन लॉक ने लिखी है 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, ठीक है ना। इसकी जो बुक थी, ट्रीटीज थी, तो उसका आप नाम याद रखोगे। सर इसमें इसने लिखा क्या था, सबसे पहले ही रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। हाँ, ये बुक्स इन्होंने फिलोसफर्स अपनी राय देते रहे पहले से। हाँ, ये पहले से ही इन्होंने लिखी हैं। अब सर पहले से लोगों ने क्यों नहीं पढ़ी थी? आखिर अनपढ़ बे अगर पढ़हन थे करहन क्या, वो कुछ नहीं कर पाते ना, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं था। नाउ उनके हाथ में थोड़ा सा पैसा आया, पावर अब आने लगा। अब इसको समझेंगे। यहां पे 2 टर्म्स को आपको समझना है। सो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, ना 1, दूसरा एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। राइट ऑफ मोनार्क। सर इन चीजों को क्या किया सर, रिफ्यूट किया इन्होंने। रिफ्यूट मीन्स इनकार करो, दे रिजेक्टेड, ठीक है ना। तो हाँ अभी ये समझाऊंगा। तो पहले आप पहला ये, दूसरा ये 2 कंसेप्ट दिए। 2 ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट जो थे, इसमें जॉन लॉक ने 2 कंसेप्ट दिए एंड इन those concepts he rejected those 2 concepts. One was the doctrine of divine, ठीक है ना, doctrine of divine, and second one was the absolute right of monarch. दोनों को समझेंगे। so doctrine of divine अब है क्या? doctrine of divine का मतलब है, ये लोग समझते थे doctrine of divine ये मुझे ना मना खुदा इस तरफ जो भी हम है, हम थोड़ी खुद है। ये डिवाइन मीन्स जो सुपर नेचुरल पावर, दैट मीन्स गॉड, अल्लाह, जो भी बोलोगे। बोला कि ये सब चीजें जो है ना वो वहां से आ रही है, ऊपर से, ठीक है ना। और हम जो चर्च में आपको प्रीस्ट बैठ के है ना इधर, एंड यू आर गिविंग अस टैक्सेस, ये हम खुद नहीं बोल रहे हैं, ये डॉक्ट्राइन आया है ऊपर से ही, फरमान आया है आपके लिए, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है ना। ये कंसेप्ट चल रहा था। लेकिन इस जॉन लॉक ने बोला बकवास बोल रहे हैं, है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, रिजेक्ट, ही रिफ्यूटेड इट। रिफ्यूट मीन्स उसने बोला नहीं, गलत बोल रहे, ऐसा कोई डॉक्ट्राइन डिवाइन से नहीं आएगा, ठीक है ना, और ऐसा कभी आएगा भी नहीं। आएगा खुदा सो वने या हुमिस ड्यू टैक्स, सिम्स ड्यू टैक्स, यू तो झूठ, हु तो रूलर, ऐसा तो नहीं बोल सकते, नहीं ना। अब यहां से दूसरा पॉइंट, जहां पे जो मोनार्क था, दैट मीन्स जो यहां पे किंग हुआ करता था, उसके पास सर पावर जो होता था ना वो एब्सोल्यूट होता था। एब्सोल्यूट मीन्स हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द पावर, सारा कुछ पावर वेस्ट होता था किंग के हाथों में। आ रहा है समझ सर? सारा पावर किसको? किंग को, जो भी वो बोलता, ठीक है ना। बी इट द लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एवरीथिंग वाज वेस्टेड अंडर द
ये नेम ऑफ द किंग, आया समझे? तो ये इस चीज को भी इन्होंने क्या किया सर, रिफ्यूज किया और रिजेक्ट किया, बोला कि नहीं ऐसा नहीं। इसने और ये नहीं कि सर इसने रिफ्यूज किया बस, इसने पूरी डिटेल दी बुक में क्यों मैं रिफ्यूज कर रहा हूं, लोगों को बात समझ आई, सच में तो है, इसने रीजंस दिए, इसने रैशनल के तौर पे, इसने ऑन द बेसिस ऑफ रैशनल ही हैज रिजेक्टेड ऑल दीज जो ये थ्योरीज जो की थी, जो डॉक्ट्राइन ऑफ ये डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोन, इसने रैशनल को यूज किया, इसने रीजन को यूज किया और लोगों को समझाया डिटेल में कि क्यों अब हम ये अभी भी इन पे भरोसा करेंगे, ये सब झूठी, ये ना ये डॉक्ट्राइन्स हैं, झूठी कहानियां हैं जिसको हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हो गया ये। दूसरा था सोशल कंट्रैक्ट, यस, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन क्या होता था कि ये लोग इनको बोलते थे जो ना चर्च वगैरह में ये बोलते थे इनको, फॉर एग्जांपल अगर आपको गुनाह हुए हैं, आपको माफ करवाने हैं तो आपको हमें इतना देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, एंड वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम द हाई कॉस्ट ऑफ द सोसाइटी। सर दूसरा कोई इस सोसाइटी में एडजस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ जो डिवाइन है ना, जो अल्लाह की ओर से या जो गॉड की, जो भगवान की ओर से जो फरमान है ना, वो बस बोल रहा है कि आप लोग हो और कोई नहीं। जो ऑर्डर्स थे लाइक चर्च को मिलते थे वो अल्लाह की तरफ। हाँ, ये सब ये बोलते थे हम सोसाइटी में हाई इसलिए है क्योंकि अल्लाह की ओर से या जो कोई सुपरनेचुरल पावर है उसकी ओर से फरमान आया है कि आप लोग समाज में बड़े हो, और कोई हो ही नहीं सकता है। बाकी छुट्टी मजूर ती करी मजूरी, ठीक है ना। तो ये ऐसा कुछ ये था, लेकिन इसको यहाँ पे समझाया गया क्योंकि ये थ्योरी फॉल्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉल्स बिलीफ ये थ्योरी खड़ा है, तो इसमें कोई रियलिटी, there is nothing like reality behind these theories. So finally he rejected and he refuted all those theories. Now move to book number 2, that is Social Contract, written by the Jean-Jacques Rousseau. इसने इसमें क्या लिखा? इसमें लिखा है इसने सोशल कंट्रैक्ट। सोशल बात कोई नहीं करेगा, सोशल कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट किसको बोलते हैं सर? कंट्रैक्ट बोलते हैं हम एग्रीमेंट को। किसको बोलते हैं? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट करन, ठीक है ना, एग्रीमेंट। से फॉर एग्जांपल बाउजन योतनस परनानी में एग्रीमेंट वरिया छा दोन वरिया जिसमें एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो इसने क्या बोला सोशल कंट्रैक्ट में? जेक जैनस रूसियो ने बोला कि इट इज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कंट्रैक्ट। सर ये कंट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट ये होती है एग्रीमेंट। सर कौन सा एग्रीमेंट? ये होता बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स जिनको हमने चुना और लोगों के बीच में, ये एग्रीमेंट होता है। दैट मीन्स यहां पे कहने का मतलब है ये जो हमारे गॉड नहीं है, ये हमने इनको वहां पे एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट जो हमने उनको वी हैव टू इलेक्ट देम, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या करना चाहे हमने, क्या इनको, इसको क्या हुआ? हाँ आप बैठो, आप बैठो, आप ये करेगा बंद, ठीक है ठीक है। आप इसको पॉज कीजिएगा एक मिनट। तो बात रही अब सोशल कंट्रैक्ट की, ठीक है ना। सोशल कंट्रैक्ट हम समझेंगे, पहले हम एक एग्जांपल से हम समझेंगे। देखो जस्ट इमेजिन कि जब दुनिया में पहले लोग आए होंगे, है ना, ये हम इमेजिन करेंगे जब कोई गवर्नमेंट भी नहीं हुआ करते थे। इसको वहां से समझेंगे कि सर कैसे ये गवर्नमेंट वजूद में आई, ठीक है ना, हाउ इट हैज इमर्ज्ड, ठीक है ना। इसको हम समझेंगे। पहला, हमें पता है कि जो लोग थे वो जंगलों में जाते थे, खाना वाना ढूंढते थे, ठीक है ना, शिकार करके जो अपना जो है वो बसर कर रहे थे वैसे ही अपनी लाइफ, ठीक है ना। तो क्या होता था, से फॉर एग्जांपल यहां से एक जंगल में एक ग्रुप था 10, 15, 20 बंदू का, वो जा रहे थे कहीं पे खाना, उन्होंने वो शिकार करने जा रहे थे। तो दूसरे जंगल से दूसरा एक ग्रुप आएगा, उनको भी सेम रीजन है, ठीक है ना, एवरीवन वाज सर्चिंग अबाउट फूड, ठीक है ना। सो अब क्या होता है, मे बी उनके बीच में झगड़ा हुआ होगा, लड़ाई हुई, ये ऐसे ही ना, ये मान लो ये कयास किया गया कि ऐसा हुआ होगा, तो एग्जैक्ट पता नहीं कि क्या हुआ है, लेकिन हम बोलेंगे। फिर कंटिन्यूअसली ये वार झगड़े
बढ़ते गए। क्यों? शिकार की वजह से। वो बोलते थे ये शिकार हमारा है, ये बोलते थे, या कहीं पे उन्होंने फूड कोई हासिल किया, वो बोलते थे ये हमारा है। वो तो लोग एक कंसेंसस पे पहुंचे, ठीक है ना। एक फैसला ये हुआ फाइनली, क्यों ना हम किसी बंदे को हेड बना लेंगे कि वही फैसला करेगा फिर, ठीक है ना। ऐसे लोग खामखा में मरते थे, वो इनको मारते थे, वो इनको मारते थे। तो इन्होंने क्या बोला कि हम अब किसको बनाएंगे हेड। तो किंग विंग था ही नहीं। मैं पहले जमाने की बात करता हूँ, फ्रॉम द इनिशियल एजेस, ठीक है ना, फ्रॉम द इनिशियल स्टेज, जब ये सोसाइटी जो है स्टार्ट हो गई, जब लोगों का आना स्टार्ट हुआ। तो अब क्या होता है, अब किसी बंदे को उन्होंने अब कंसिडर किया कि हम इसको हेड बना लेंगे, लेकिन कैसे? एग्रीमेंट ही है ना वो। लोग इस पे कंसेंसस हुए, चलो अस वनो साहब सोब सारे खुद ईमानदार नफर, अस थोन यह हेड, ठीक है ना, 2 मिनट के लिए थो यह यथ सोसाइटी हेड। तो असल में चुना किसने इसको? चुना किसने? लोगों ने। लेकिन इसको ये भी जहन में रखना है, ये कंटिन्यूअसली मैं हेड नहीं रहूंगा। अगर मैंने कुछ गलत किया, ये हटा भी सकते हैं, बिकॉज इट्स अ सोशल कंट्रैक्ट एग्रीमेंट है। जब तक आप हमारे साथ अच्छा सलूक करोगे, अच्छे से रूल चलाओगे, तब तक आप हेड हो। अगर आपकी नीयत में खोट हुई, आपको हटा देंगे। तो यही ये समझाने की कोशिश कर रहा है, दिस इज द सोशल कंट्रैक्ट। ये वहां समझ सोशल कंट्रैक्ट है। अब है क्या सर? इट इज द कंट्रैक्ट, और वी कैन से इट इज द एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो आज की डेट में हमने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं, से फॉर एग्जांपल आगा रूहुल्लाह सईद, ठीक है ना, उसको हमने चुना, या जो मिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है आज के सीएम है, वो हैं क्या असल में? सर सोशल कंट्रैक्ट पे है। वहां पे 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होगा, काम अच्छा करेगा तो कंटिन्यू रहेगा, नहीं करेगा तो हमारे पास ऑप्शन है उसको चेंज करने का, ठीक है ना। यही है सोशल कंट्रैक्ट। दैट मीन्स उसको भी ये सोच समझ के ये बोलना है कि अब मैं किंग हूं या सीएम हूं या क्या पीएम हूं, जो भी है, जिस भी लेवल की गवर्नमेंट है, उनको ये समझना है गवर्नमेंट को कि मुझे अब क्या करना है, मुझे अब अच्छे से लोगों पे रूल करना है। असल में उसको हेड रखने का ये मकसद है कि लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड हो, लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन हो। तो ये इस सोशल कंट्रैक्ट में जो है जेन जैकस रूसो ने समझाने की कोशिश की लोगों को। तो लोग भी बोल रहे हैं कि ये बात तो सही है, लेकिन किंग तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? वो तो एब्सोल्यूट मोनार्क बोल रहा है खुद को। वो तो बोल रहा है कि सारे के सारे पावर्स उसके हाथ में। ये तो सरासर उनके साथ ना इंसाफी है। लोग भी अब समझ रहे हैं, सच तो बोल रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे है द स्पिरिट ऑफ द लॉज रिटन बाय द मॉन्टेस्क्यू। स्पिरिट ऑफ द लॉज में इसने लिखा है डिवीजन ऑफ पावर। क्या लिखा? डिवीजन ऑफ पावर। इसने बोला सर पावर जो होता है ना, अब ये एक किंग के पास होता है, चाहे जुडिशियल फैसला देना हो, ठीक है गुरु, चाहे कोई भी रूल इंप्लीमेंट करना हो या रूल को बनाना, ये तो सारा किंग खुद ही करता है। इससे क्या होगा? इससे सर पावर का एग्जैक्ट, वेरी गुड, इससे पावर का मिसयूज होगा, इससे पावर का मिसयूज होगा। तो इससे बोला पावर का मिसयूज ना हो, बाबर पावर का मिसयूज ना हो, इसके लिए जरूरी है हम पावर को डिवाइड करें 3 बॉडीज में। जैसे हमने उस दिन देखा था, हमने 8th में पढ़ा है, आप लोगों ने ही पढ़ा है 8th में, कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैसे मैंने बोला लेजिस्लेटिव है सर जो है लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है ना, लॉ मेकिंग बॉडी। तो ये क्या करती हैं? दूसरा जो लॉ को इंप्लीमेंट करती हैं, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन बॉडी। तीसरा ये है कोर्ट्स, जिनको हम बोलते हैं कि दीज आर एक्चुअली द गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये रखवाला है कॉन्स्टिट्यूशन क्या सही से लागू हो रहा है, रूल सही से बन रहे, सारा देखभाल इनको। अच्छा, ये आपस में क्या करते हैं? चेक करते हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, इन सबको, ठीक है ना। एंड इवन जुडिशरी भी अगर कुछ गलत करेगा तो लेजिस्लेचर के पास पावर है कि अगर कोई भी चीफ जस्टिस गलत करेगा, लेजिस्लेटिव के पावर है कि वो उसको वहां से चेंज कर सकता है। आवागुबरी असल पर समझ। तो ये इन तो जुडिशरी है ना, कभी कभार होता भी है। देखो मैं आपको समझाऊंगा, जो बीजेपी के गवर्नमेंट में एक ये जो है ये ना, ये आया था रूल कि इन्होंने
फार्म लॉज को जो बनाने की कोशिश की थी, फार्म लॉज 2020 था। इसमें किसानों के लिए, जमींदारों के लिए कुछ लॉज थे जो कि उनके लिए फायदेमंद नहीं साबित हो रहे थे। एंड जो ये फार्मर्स थे, दे प्रोटेस्टेड ऑलमोस्ट फॉर 6 months, ठीक है ना। उन्होंने सड़क जाम, चक्का जाम किया और सड़क पे बैठे। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये आई कि ये अगर जो है ना डेमोक्रेसी किसके लिए है, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ, पढ़ा है ना। अगर ये फॉर द पीपल डेमोक्रेसी है, लोग तो रूल से खुश नहीं है तो क्यों ले रहे हो, ठीक है ना। जब when people are not satisfied, why you are taking such decisions? So सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, उन्हें फिर जो है एटलीस्ट गवर्नमेंट इस नतीजे पे पहुंचे, उनको भी लगा कि तो उनको जो क्या होगा, उनको लोगों की जो वो उनको जो ये मिलते थे वोट्स वगैरह वो भी कम होते ना। फाइनली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि अब हम इन लॉज को नहीं लेंगे, वरना लेजिस्लेचर लेने जा रहा था लेकिन वापस मोड़ दिया गया। डेमोक्रेसी के यही फायदे हैं। अगर किंग होता जो ये ना ये जो पीएम की जगह पे जो आज का पीएम, तो सुनिए हाथ नहीं है लोग दीतन दाब हुतनस नेबर कन तमिस क्या उस हाथ से यवान छा समझ। तो ये इसमें ये फर्क है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में, ये तीनों आया समझ। किसी को भी मैं बुक का नाम पूछ सकता हूं एंड यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द ऑथर्स एज वेल एज द कंसेप्ट्स रिगार्डिंग द सेम बुक, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट को मानो एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव। जैसे मैंने बोला हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कौन से आज आगारुल्लाह साहब है ना, तो मिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब बेशश वारिया, ठीक है ना। तो वो एक्चुअली हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बट दे आर ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर 5 years। 5 साल के बाद कुछ गड़बड़ होगी, वी कैन चेंज देम, ठीक है ना। अस हेकुन बीजेपी ते हेकुन ना अनित, या बीजेपी ने क्या ब्याख पार्टी थी यो मैं सच बोल रहा हूं, हम बीजेपी को भी ला सकते हैं अगर ना, तो उनमें है आम आदमी पार्टी, यहां से बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी है ना, अलग बाल्टीन नोट कानून अच्छा थी वन हजार। अब देखो नहीं देखो अब ये है सर, जो भी हमने ये आइडियाज पढ़े इनको बोलते हैं फिलोसफर्स के जो आइडियाज थे ना, आइडियाज ऑफ एनलाइटन, ठीक है ना, एनलाइटेड आइडियाज। सर इससे कोई इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे? हाँ पड़ा। अब देखेंगे द आइडियाज ऑफ, इसका हम लिखेंगे यहाँ पे सर इनका इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। पहला, द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सेल। अब देखो ये आइडियाज थे, जो लोग पढ़े लिखे थे तिम घर परान बुक क्या परान। अब इनको बात समझ में आई कि रोशो सोब क्या यसा वन, जॉन लोग क्या यसा वन, ठीक है ना, तो मॉन्टेस्क्यू क्या यसा वन, तो ये सब इनको समझ आया। अब मसला है एक बंदे को समझ आई बात, इससे थोड़ी रेवोल्यूशन आएगा। रेवोल्यूशन तब आएगा जब पूरे समाज को बात समझ आ जाएगी। अब पूरे समाज को समझाने के लिए अब लोग क्या कर रहे हैं देखो, दे डिस्कस्ड इट इन सैलून्स, कॉफी हाउसेस, स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड द न्यूज़पेपर्स। कहाँ गसान नदस नश कटे करने, ठीक ना, व्यूठ पत्थर तत वन छपा मे क्या पोर रात, जॉन लॉकन वोनमुत यिथ कन आइडिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यिथ कन, लोग भी समझ आ जाएगी, ठीक है ना। जो अगर नाई के पास एक बात हम बोलेंगे ना, सपोल पर सरसी गाँव कटे करनी सो वन तिमन सारे वन ना अच्छी। हाँ वो सारे मतलब एजुकेटेड थे, तो उन्होंने कैसे पढ़ा? सारे नहीं थे ना, ये ऑरली अब सुनते हैं। जो एजुकेटेड है वो डिस्कस कर रहा है। अभी मैं दिखाओ ये दूसरे वर्ड, ये ना ये दूसरे सेंटेंस में हम देखेंगे कि जो एजुकेटेड थे, सुन लेना, जो एजुकेटेड थे वो पढ़ लिख सकते थे, लेकिन सारे के सारे एजुकेटेड नहीं थे। बंदा क्या करता था, सोच वन पेंच पे खसान इत दुकान पेंच पे परान बुक हुमन बोजनावान पत वनान यिथ कन लुक मैं जरूर हम इसी के साथ हैं, ठीक है। तो दीज वर फ्रीक्वेंटली, अच्छा न्यूज़पेपर्स के थ्रू, जो बुक्स के थ्रू जो पढ़ सकता था वो, वैसे कॉफी हाउसेस में डिस्कशंस होते थे। दीज वर फ्रीक्वेंटली रीड अलाउड, जैसे अभी मैंने बोला सर इनको जोर से पढ़ा जाता था, फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट, उनके लिए जो बेचारे अनपढ़ थे, जिनको ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था, उनके लिए ये सोसाइटी में जोर से पढ़ा जाता था। तो इम्पैक्ट तो होगा ही। कनेक्ट विद अदर इवेंट्स, अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस के अमिक नतीज क्या है, ठीक है ना, नतीजा क्या निकला। लुईस 16 अब
हमने देखा। अब यहां पे अब नजर रखोगे फिलहाल, थी सको नजर। पहले इसको ऐसे रखो। हमने देखा था 14 जुलाई 1789। इस दिन क्या हुआ था? असल में हुआ क्या, मुझे रियल बात बोलो। एग्जैक्ट बेस्टाइल पे हमला हुआ था। हमें असल में पढ़ना था अब इसका बैकग्राउंड, पढ़ा हमने। अब हमें बैकग्राउंड इसका समझ आया। सर लोग आखिरकार इतने पागल क्यों हुए थे? वो अपनी जान की परवाह न किए हुए उन्होंने आर्मी पे अटैक किया, जेल पे अटैक किया, इवन उन्होंने वहां से वेपन छीन लिया। आया समझ? इसका हमने बैकग्राउंड समझा। सर बैकग्राउंड पूरा समझ आया कि सर फ्रांस की सोसाइटी ऐसी थी, तो हमने देखा कि पॉलिटिकल सिस्टम भी ठीक नहीं था, हमने देखा कि सोशल सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं था, ये हमने देखा। अब हम स्टार्ट कहानी को यहां से आगे ले जाएंगे। आवा गोबर समझ? पहले लोग एजुकेटेड बन गए, फिर अटैक किया इस पे। हाँ, एजुकेटेड बने, पहले लोगों ने एजुकेट होना होता है कि समझना बात को, पहले उन्होंने बात को समझा, देन दे मूव टू दिस सेटअप एंड दे टेक दीज स्टेप्स। अब आ जाओ कहानी के अगले पड़ाव पे, जो कि हमने पहले दिन पढ़ा था। पहले दिन जो मैंने पढ़ा है ना, अब मैं आज उधर आता हूं, आज मैं उधर। बैकग्राउंड हमारा पूरा हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। तो यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वर द रीजंस रिगार्डिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। तो इकोनॉमिक रीजंस अलग होंगे, सोशल रीजंस अलग एंड पॉलिटिकल रीजंस अलग होंगे, ठीक है ना। ये हमने सब देखा। अब पहले बात पे आ जाओ। पूछो सर यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, इस सब के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए? अब लोगों को क्या है, जुल्म धीरे धीरे हो रहा था। अब मान लो अब जो है ये जो प्रेशर कुकर, इसमें जो ये स्टीम चढ़ी ना, अब ये फटने वाला है। मुझ क्या बहान गसा, ठीक है ना। से फॉर एग्जांपल तुलन बैलून वक्त बरोस फोक 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 एयर एयर सह गस ना यूता, पत गस बहान तथ लास्ट फक्यू गस ना, या लास्ट का जो स्ट्रोक, या हम ऐसे कुछ नीडल उठाएंगे, इसका बहाना हो जाएगा। फटना तो उसको था ही, अब बहाना हुआ कि किस चीज से फटा लास्ट। यहाँ पे रेवोल्यूशन तो आना ही था, लेकिन अब ये लास्ट पॉइंट ना सोसियल यम से रेवोल्यूशन। समझो अब ये हमने समझा भी, लेकिन फिर से एक बार समझो। इसको मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि एक बार मैंने बोला। इधर नजर रखना सारे। लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस। लुई 16 ने अब प्लान किया कि मैं टैक्स को बढ़ाऊंगा। पहली बात पे आ रहे, क्यों टैक्स को बढ़ाना है? खजाने खाली थे, ये गुना इकोनॉमिक रीजन। खजाने क्यों खाली थे ये भी हमने देखा। अब वो क्या कर रहा है, बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस, ताकि उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो बराबर चले, खर्चात उसमें से निकले, ठीक है ना। द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ द प्रिविलेजेस। लेकिन यहां से क्या है, यहां से लोगों में इस चीज से क्या बढ़ा, गुस्सा बढ़ा। लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्स बी एबल टू मीट द एक्सपेंस। अच्छा, लोगों में क्या हुआ, गुस्सा बढ़ा, ठीक। क्यों बढ़ेगा ना, क्योंकि बहुत सारे जुल्म हो रहा है, फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द टैक्सेस हो रहा है, लोग तो खुद मरे हुए, सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी हमने देखा, बहुत सारी चीजें देखी। लोगों को अभी फिलहाल खाना नहीं है तो टैक्स कहां से देंगे? अब देखो यहाँ पे, और दूसरे लोग अब बोल रहे हैं कि सर ये प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, इसको भी खत्म करो ना। क्यों हो आप प्रिविलेज्ड, वी आर नॉट, व्हाई ओनली यू, ठीक है ना। ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अब यहां पे अब देख लेना स्लाइड पीछे। आज मैं कॉपी चेक भी कर रहा हूं, है ना, जो आपकी लेक्चर कॉपी है। साहब फाइटर है, फाइटर, क्योंकि आज सबसे लिखना असल पे इंशाल्लाह ये कि वन ऑफलाइन में कॉपी चेक चना बाबर, है ना, बाबर इज रेडी ऑलवेज। तो अब देखो, अब यहां पे देखो बेटा, द आउटब्रेक ऑफ द, जब ये रेवोल्यूशन अब हुआ, जब अब ये गुब्बारा या प्रेशर कुकर क्या वनो, जब ये फटा, उस दिन की बात,
कनेक्ट विद स्टोरी। लुई 16 प्लान टू इंक्रीज टैक्स, ये हमने देखा, उसने ये प्लान किया कि आई हैव टू नाउ इंक्रीज द टैक्स टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट, उसको ये करना है। नाउ देखो यहां पे बात को अच्छे से समझ लेना। इन फ्रांस में ओल्ड रिजीम चल रही थी, दैट मीन्स बड़ बड़े चलावा हुकूमत, बॉर्बन डायनासिटी चला रही थी ना। ओल्ड रिजीम में क्या एक रूल था, द मोनार्क did not have the power to impose tax according to his will alone। यहां पे एक अच्छा रूल था, ये जो किंग है ना वो अकेले में टैक्स नहीं बढ़ा सकता है अपनी मर्जी के मुताबिक, फिर क्या कर सकता है, हाँ खुद नहीं बढ़ा सकता है। दैट मीन्स उसके पास ये पावर नहीं है कि वो अकेले में टैक्स को इंक्रीज करे, ठीक है ना, उसको ये पावर नहीं है। फिर देखो पावर क्या है अब इसके पास, फॉर इंक्रीजिंग टैक्स ही हैड टू कॉल अ मीटिंग, उसके पास पावर है, उसके पास खाली ये पावर है वो कॉल करे एक मीटिंग को, कहां पे, सल स्टेट जनरल में। स्टेट जनरल क्या था, वही जो हमने सोसाइटी देखी थी किस तरीके से था, वैसे ही वहां पे भी डिवीजन था। अब ये इसको क्या है, ये इसको पावर है कि ये पार्लियामेंट में एक मीटिंग बुलाए, वहां पे वोटिंग हो, फिर टैक्स। ये तो इसको पता ही है कि असल में वहां पे जीतने वाला बंदा भी यही निकलेगा, क्योंकि जो वहां पे वोटिंग का स्ट्रक्चर एंड सिस्टम था, द सिस्टम वाज वेरी डिफिकल्ट। इसको हम समझेंगे अभी डिफिकल्ट क्या था या कॉम्प्लेक्स टाइप का था। अब देखो कहां पे स्टेट जनरल है क्या सर, स्टेट जनरल पार्लियामेंट था उधर का, ठीक है, विच वुड देन पास हिज प्रपोजल्स फॉर द न्यू टैक्स। वहां पे जब ये प्रपोजल आ जाएगा, ये बुलाई मीटिंग में सारे मेंबर, ठीक है ना, सारे मेंबर आ जाएंगे और वो पूछेंगे ना हम क्यों आ रहे हैं, व्हाई वी आर हियर। सो ही विल पुट फोर्थ या फॉरवर्ड हिज प्रपोजल किसके लिए, रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग ऑफ टैक्स। जब ये टैक्स आ जाएगा, वोटिंग हो जाएगी तो पास हो जाएगा, और इसको ये पूरा भरोसा है ये डेफिनेटली पास हो जाएगा, बिकॉज 2:1 रेशियो, समझ लेना, अभी इसको भी समझेंगे, ठीक है। हाँ पर्सन का नहीं चलेगा, वहां पे एस्टेट का चलेगा, एक पर्सन का फिलहाल नहीं चलेगा। अभी मैं सिस्टम को समझाऊंगा क्या था उधर। कॉमन पीपल भी थे ना, मैं अभी मेंबर की भी बात बोलूंगा। लिखा आपने, जल्दी अगर इसको पता था हम जीतेंगे तो उसने क्यों पार्लियामेंट बनाया, क्योंकि इसके पास पावर नहीं था डायरेक्ट ये टैक्स को इंक्रीज करे। रूल है ना, कुछ रूल था, ओल्ड रिजाइम के पास रूल था, योस इमो जादो बनोमुत रूल, इसको फॉलो ये करना ही पड़ता, मतलब जो ये वो पूर्वज। हाँ अभी देखेंगे ना कितने बाद अब मीटिंग हो रही है। ये देखना हमेशा जब भी डेमोक्रेसी अच्छे तरीके से चलेगी ना तो मीटिंग्स कंटिन्यू करनी पड़ती हैं। मीटिंग्स में क्या होता है, एक रिव्यू सिस्टम होता है, जो हमने रूल्स लिए अच्छे से चले, कुछ खामी मत है या कुछ अच्छा है, इससे अच्छा कैसे कर सकते, तो मीटिंग्स लेनी है, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली लेनी पड़ती है। आप देखेंगे कि कितने साल बाद ये मीटिंग अब हो रही है। स्टेट जनरल के ताले जिन पे या गर्दस खसम सुई वन खुलान वन पार्लियामेंट याल त्रान वन वुछो अस तत कत्या वहर बाद गस मीटिंग। साहब ठीक छा करा मुंह जल्दी जल्दी लिखो। कबीर ठीक है बेटा, लिखा आपने, बाबा शौक से सही कॉपी चेक करना सा इंशाल्लाह गस्वनी। तो अब देखो बेटा, एम साइड बाबरस पता, बाबरस क्या, बाबर को मैं फेवरेट स्टूडेंट, बाबर अच्छा लड़का है। देखो बेटा नजर रख लेना, स्टेट जनरल था क्या, सुन लो यहाँ पे, द स्टेट जनरल वाज अ पब्लिक बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स सेंट टू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ये पॉलिटिकल बॉडी थी, पब्लिक बॉडी या पॉलिटिकल बॉडी इज वन ऑफ द सेम। पॉलिटिकल बॉडीज वी कैन से इट इज अ पार्लियामेंट, सम लाइक पार्लियामेंट,
जैसे आज का पार्लियामेंट असेंबली होता है, ये इस तरीके का था। ये पॉलिटिकल जो बॉडी थी, वहां पे 3 एस्टेट अपने मेंबर्स को भेजते थे। अब समझ, 3 एस्टेट क्या करते थे, अपने मेंबर्स को भेजते थे। हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड नॉट डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग। अच्छा, हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड, लेकिन इस एस्टेट जनरल को जब भी कोई मीटिंग होती थी, ये खाली पावर था मोनार्क के पास कि वो कब मीटिंग को बुलाए, और कोई भी नहीं इसमें आ सकता था। जितने भी मेंबर है ना, हमने देखा सर, फर्स्ट एस्टेट से 300 मेंबर, सेकंड एस्टेट से 300 मेंबर, थर्ड एस्टेट से 600 मेंबर। लेकिन समझ लेना बात को, यम गई टोटल 3 गई 6 गई 62 लग गई ना, 1200 पीपल। किसी को पावर नहीं था मीटिंग को बुलाने के लिए एक्सेप्ट किंग। खाली किंग एंड मोना को पावर था कि वो मीटिंग को बुला सके। डेट कर सो फिक्स, इतना इसके बस में अभी फिलहाल है। तो लास्ट टाइम, अच्छा लास्ट टाइम कभी इस पार्लियामेंट में मीटिंग हुई है, आते जारिल जाल लजम दरवाजा अच्छा मीटिंग गमजा, अम हिसाब से बासान कहें। सर लास्ट टाइम जब मीटिंग हुई ना, अभी कब मीटिंग हो रही है, याद रखोगे डेट सर, 5 मई 1789 ये मीटिंग का डेट है। आप देखो सर, लास्ट टाइम कब हुआ था, सर लास्ट टाइम हुआ था 1614 में। हाथ वरी तन आसन 2 जनरेशन खत्म गमच समझ। इसका मतलब किंग हमेशा एब्सोल्यूट हुआ करता था, उसको कभी पार्लियामेंट या इस पॉलिटिकल बॉडी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, उसको किसी से सजेशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दैट्स वाई कि वो जो भी डिसीजन, इसका मतलब ये नहीं ना कि 1614 से लेके 1789 तक कोई रूल ही नहीं चला, नहीं रूल्स बन रहे थे, लेकिन वो विद द कंसेंट ऑफ दिस पार्लियामेंट और पॉलिटिकल बॉडी नहीं बन रहा था, वो किंग खुद मनमानी चला रहा था। ये वहां से इसको समझ लेना। सर क्यों, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि सीधे तो पता चलता ना मीटिंग तो हुई ही नहीं कभी। तो इसके इतने साल में जो इसकी बीच में जो गैप है ना, इस बीच जो गैप हुई है, इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म हुए, इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने ना, वो किंग के एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क जो था ना, एब्सोल्यूटिज्म की वजह से बना। एंड वी कैन से वो उसके मन मुताबिक ही बना होगा, उसने किसी को सजेशन नहीं ली होगी। सही बात है ना। अगर तुम कहीं से सजेशन आशा हेचमस तो सीधे लिखा होता कि वहां पे कौन सी असेंबली पहले से थी, असेंबली थी। आप देखो यहाँ पे नहीं, जो एग्जैक्ट जो ये हुआ ना डेट जिसपे जंग हुआ, असल ये बेस्टायर वगैरह अटैक, वो हुआ है 14 जुलाई 1789। तो पहले मीटिंग का ही डेट है ना, फिलहाल मीटिंग गई, वहीं पे होगा ना क्या मसला होगा, फिर वो वहां से निकलेंगे और वो करेंगे हल्ला बोल बाहर। तो फिलहाल इस डेट के दिन मीटिंग है। तो यहां पे आपने समझा सर मीटिंग कब हुई है लास्ट टाइम 1640, तो सीधे पता चलता है कि कोई डेमोक्रेटिक वे से नहीं चल रहा है। सो इट वाज जस्ट अ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस व्हिच एक्चुअली रन्स द गवर्नमेंट, ठीक है ना, इन एब्सोल्यूटिस्ट वे। तो ये डेस्पोटिज्म चल रहा था, नथिंग एल्स। तो आप इसको आगे बढ़ो जल्दी नहीं अभी एक और स्लाइड है इसमें, बस बैठो जल्दी जल्दी लिखो बेटा। सर इसका मतलब सर कभी नहीं मैं मानता हूँ सर, इसका मतलब 1614 से लेकर 1789 तक टैक्स फिक्स्ड था, टैक्स की जरूरत भी नहीं टैक्स, हाँ टैक्स फिक्स्ड था टैक्स, क्योंकि हाँ आपने अच्छी बात बोली, किंग को ये पावर नहीं था कि वो अकेले में टैक्स बढ़ाए, उसको पहले वो इससे कंसेंट लेना था। सो टैक्स फिक्स्ड था। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली आपने। चलो ठीक है कल